गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान, और आज हम लोग बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ेंगे, धातु का निष्कर्षण। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो जाएँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो जाएँ। और आज का लास्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है। ठीक है, आज चैप्टर 3 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी अगर चैप्टर 3 से कोई भी क्वेश्चन बनता है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है, तो वो अपनी चीज़ों को पूछ सकता है। ठीक है, अगले टॉपिक में मैं सभी को क्लियर करा दूंगा। जो भी क्वेश्चन या जो भी आपके डाउट्स हैं, वो डाउट्स अपने सभी लोग क्लियर करा सकते हैं। जो भी अगर चैप्टर 3 तक अगर किसी के कोई डाउट्स हैं तो आप लोग क्लियर करा लीजिए। ठीक है, तो हम सभी के डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए, आई होप सभी ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। ठीक है, शेयर करने से देखिए होता क्या है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना रहेगा एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, यानी धातु का निष्कर्षण किस तरीके से करते हैं। पहले हमने सभी लोग कल सीखे थे सांद्रित अयस्क, यानी अयस्कों का सांद्रण किस तरीके से किया जाता था। कुछ विधियाँ हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उन जो सांद्रित अयस्क है उनसे धातु को कैसे निकालेंगे, कैसे बाहर करेंगे धातु को। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को ही धातु का निष्कर्षण बोला जाता है। यानी कि जो भी कंसंट्रेटेड ओर है, यानी सांद्रित अयस्क है, उससे धातु निकालने की पूरी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु का निष्कर्षण बोला जाता है। ठीक है, अयस्क की प्रकृति तथा धातु के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त विधि पर निर्भर करते हुए इस क्रिया में कई सारे पद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई सारे स्टेप्स होते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो धातु के निष्कर्षण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ पद निम्नलिखित हैं, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें करना होता है जिससे हम लोग धातु निकलती है। तो इसके कई सारे स्टेप नीचे दिए गए हैं। पहला स्टेप दिया गया निस्तापन। निस्तापन को ठीक है क्या कहते हैं कि निस्तापन की क्रिया में सांद्रित अयस्कों को सीमित वायु की मात्रा में गर्म करा दिया जाता है। कोई भी हमारा ठीक है अयस्क होगा, कैसा अयस्क? सांद्रित अयस्क होगा, जिससे हमने इसके पहले सांद्रित कर लिया है। ठीक है, वो सांद्रित अयस्क होगा, उसको क्या करेंगे? पहले निस्तापन कराएंगे। ठीक है, तो निस्तापन में क्या होता है कि यह वह क्रिया होती है, इसमें जो भी हमारा सांद्रित अयस्क होता है उसको सीमित वायु की मात्रा में गर्म कराते हैं, यानी बहुत ही कम। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में गर्म करा देते हैं कि इसमें से वाष्पशील पदार्थ का मतलब क्या है कि वह पदार्थ जो उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे पानी वगैरह हो तो बाहर निकल जाए। ठीक है, वे क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। परंतु अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। इतना गर्म किया जाता है जिससे हमारा अयस्क न पिघले, केवल जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाएं। प्रायः कार्बोनेट, ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड अयस्कों का निस्तापन किया जाता है। जो भी हमारे कार्बोनेट अयस्क होते हैं, ऑक्साइड अयस्क होते हैं और हाइड्रोक्साइड अयस्क होते हैं, इनका क्या किया जाता है? निस्तापन किया जाता है। अब इसे बायऑक्साइड हो गया, Al2O3.2H2O का निस्तापन करने में उसमें उपस्थित जल वाष्पित होकर के बाहर निकाल जाता है। ये ऑक्साइड अयस्क होता है। क्यों होता है? हमने अभी आपको कल क्लियर करा दिया है पिछले वीडियोस में। उसमें मैंने आप सभी को बताया था कार्बोनेट अयस्क क्या होता है। ठीक है, और क्लोरीन अयस्क क्या होता है। ठीक है, और इसी तरीके से हमने और वहाँ पर आप सभी को ऑक्साइड अयस्क बताया था, हाइड्रोक्साइड अयस्क भी बताया था। इस तरीके से हमने सभी चीज़ों को क्लियर करा दिया पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा किसी भी कारण से, तो एक काम करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नीचे दिया गया है। अब ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता कहाँ पर है मैं आप सभी को बता दूं। आपने जहाँ पर देखा होगा वीडियो के नीचे लिखा होगा लाइव 8 PM, है ना, 8 PM लिखा होगा। आप लोग यहाँ पर जैसे टैप करेंगे तो नीचे एक सीरीज खुल के आ जाएगी। थोड़ा सा नीचे खिसकाएंगे। ठीक है, तो जैसे नीचे खिसकाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा प्रीवियस वीडियो पर आप लोग जाएंगे तो पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा, और पिछले वीडियो में पिछला वीडियो मिलेगा। इस तरीके से आप लोग कई स्टेप फॉलो करके वीडियोस को देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि Al2O3 ने बॉक्साइट की अयस्क को क्या थोड़ा सा गर्म कर दिया गया, तो यहाँ से जल क्या हो गया? बाहर निकल गया। लेकिन जो हमारा अयस्क है Al2O3 वो अभी भी नहीं गला है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें एक उदाहरण और दिया गया, लिमोनाइट। ठीक है, लिमोनाइट किसका अयस्क होता है? आयरन का अयस्क होता है, लोहे का अयस्क होता है। इसको भी क्या कर दिया? निस्तापित करा दिया जाता है। तो इसमें फिर जो जल की मात्रा होती है वो भी बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया है। यदि अयस्क कैसा है? कार्बोनेट है,
ठीक है, ये हमारा कार्बोनेट एस्क है, इसको गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ठीक है, तो सभी को याद हो गया है दोनों चीज़, तीनों फार्मूले, तीनों मतलब जो भी रिएक्शंस है वो समझ में आ गई हैं सभी बच्चों को, है ना, चीज़ें समझ में आ गई हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, अगर दिक्कत होगी तो बताना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको इसलिए समझाया है क्योंकि निस्तापन केवल छोटे छोटे क्वेश्चन में बन के आ जाता है कभी कभी कि निस्तापन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है कि निस्तापन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, तो अब हमको ये काम करना है जो हमने अभी आपको हेडिंग समझाई है उस हेडिंग को ही लिख देना और एक दो एग्जाम्पल डाल देना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं एग्जाम्पल डालना, 2 एग्जाम्पल, 1 एग्जाम्पल, मगर एग्जाम्पल जरूर लिखना है। एग्जाम्पल लिखने से बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन पड़ता है। ठीक है, अट्रैक्शन पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, तो जो एग्जामिनर चेक करेगा आपकी कॉपी तो बहुत अच्छे से आपको नंबर देने की कोशिश करेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है भर्जन। ठीक है, इसका अगला स्टेप क्या होता है, भर्जन होता है। तो इसमें होता है कि इसकी बात कर लेते हैं कि सांद्रित अयस्कों को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा में, यानी वायु क्या होगी, अधिक होगी लेकिन नियंत्रित होगी, कंट्रोल्ड मात्रा में, ठीक है, की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, भर्जन कहा जाता है। यानी अधिक वायु होगी, उसकी नियंत्रित मात्रा होगी और ताप क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लेकिन पिघलेगा नहीं। जो अयस्क है वो पिघलेगा नहीं, तो इसको यानी कि अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन बोला जाता है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं कि सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। ठीक है, आगे है कि यह क्रिया मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। जो भी सल्फाइड अयस्क होते हैं उनमें ये क्रिया कराई जाती है। ठीक है, इस क्रिया में अयस्क आंशिक अथवा पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। जो भी हमारा क्या होता है, अयस्क होता है वो आंशिक यानी कम मात्रा या फिर पूरे रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तथा अयस्क में उपस्थित सल्फर व आर्सेनिक की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। यह क्रिया परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। ठीक है, तो यह जो क्रिया होती है, जो भर्जन होता है, कहाँ पर कराया जाता है, परावर्तनी भट्टी में। तो क्वेश्चन एक यहाँ से भी बन गया कि भर्जन किस में कराया जाता है, किस भट्टी में कराया जाता है, तो परावर्तनी भट्टी में यह भर्जन कराया जाता है। ठीक है, इसमें किस प्रकार के अयस्कों को कराया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों को कराया जाता है। ठीक है, सल्फाइड अयस्क। अब यहाँ पर उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण लिखा हुआ है कि कॉपर पायराइट CuFeS2, ये हमारा सल्फाइड अयस्क हो गया कि सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में रख करके, ठीक है, परावर्तनी भट्टी में डाल देते हैं और कम ताप पर, ठीक है, कम ताप तथा नियंत्रित वायु की मात्रा को प्रवाहित कराते हैं। ठीक है, तो कॉपर जो पायराइट अयस्क होता है वो ऑक्सीकृत होकर, ठीक है, कॉपर सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड बना लेता है, जिनका कुछ भाग ऑक्साइडों में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे FeS2 है, ठीक है, CuFeS2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर दे दिया गया, यानी कि क्या कराया गया, कम ताप पर, यानी टेम्परेचर दिया गया। ठीक है, वायु की मात्रा भी जिसमें डाली गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर सल्फाइड बन गया, Cu2S बन गया। ठीक है, और फेरस सल्फाइड बन गया। ठीक है, और क्या हो गया, कुछ मात्रा इसके ऑक्साइडों में कन्वर्ट हो जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्साइडों में भी इसकी कुछ मात्रा हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप लोग को समझना। ठीक है, आप लोग को समझ लेना। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अयस्क में उपस्थित सल्फर तथा आर्सेनिक की अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वायु के माध्यम से निकल जाती हैं। ठीक है, यानी कि फिर समझिए, जो अयस्क होता है उसमें उपस्थित जो सल्फर या फिर आर्सेनिक की जो आर्सेनिक की क्या हो जाती है, अशुद्धियाँ होती हैं, वो वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वायु में निकल जाती हैं। ठीक है, यानी सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगी, जैसे कि ऊपर आपको दिखाया गया SO2 ऐसे बना हुआ है, तो इस चीज़ का मतलब है मुक्त होना। ठीक है, ये जो अशुद्धियाँ होती वो कैसे मुक्त हो गई हैं, यहाँ पर सभी में SO2 मुक्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेंगे आर्सेनिक की अशुद्धियाँ भी, आर्सेनिक की अशुद्धियाँ भी वाष्पशील होकर के, यानी ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कहाँ, बाहर की ओर निकल जाएंगी। ठीक है, बाहर की ओर निकल जाएंगी। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया चीज़। ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला पार्ट आता है प्रगलन, स्मेल्टिंग। ठीक है, प्रगलन आता है, तो अयस्क में कोक तथा उचित्र गालक, ठीक है, उचित्र गालक मिला करके। अब ये गालक क्या होता है, ये भी बात समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गालक पहले समझेंगे। ठीक है,
वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थों से दूर करते हैं। बात को फिर समझिए, वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके, फिर से समझने की एक बार कोशिश करते हैं। कई बार आप लोग जब तक समझ नहीं जाएंगे तब तक हम आपको समझाते रहेंगे। फ्लक्स क्या होता है? तो वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें सरलता से गल कर, ठीक है, उन्हें सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं। यानी कि जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो आराम से गल जाते हैं, सरलता से गल जाते हैं, ठीक है, उन अलग करके उन्हें पदार्थों से के रूप में दूर कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? गालक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? गालक कहलाते हैं। फिर से समझिएगा, वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं, क्या कहते हैं? गालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे? गालक कहलाते हैं। यानी कि जो अशुद्धियाँ होंगी, ठीक है, जो अशुद्धियाँ होंगी उन्हें सरलता से गला करके उन्हें अन्य पदार्थों से दूर कर देंगे, ठीक है, वे गालक कहलाएंगे। बात को समझेंगे। अब ऊपर आ जाते हैं, प्रगलन पे आ जाते हैं। अयस्क में कोक, ठीक है, कोक तथा उचित फ्लक्स, ठीक है, या उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया को प्रगलन कहलाती है। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि प्रगलन किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन में यही हमको लिखना है, यही डेफिनेशन लिखना है कि अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने की क्रिया को प्रगलन बोला जाता है। यह क्रिया प्रायः वात्या भट्टी में कराई जाती है। देखिए, यह क्रिया किस में कराई जाती है? वात्या भट्टी में कराई जाती है। पिछली वाली क्रिया कहाँ? परावर्तनी भट्टी में कराई जा रही थी, ठीक है। तो हर भट्टी को याद करना है आप सभी को कि कौन सी क्रिया किस भट्टी में कराई जाती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस क्रिया में कोक प्रायः अपचायक का काम करता है। जो कोक होता है वो किसका काम करता है? अपचायक का काम करता है तथा अयस्क को गलित धातु में परिवर्तित कर देता है। उदाहरण के लिए हीमेटाइट लोहे का एक अयस्क होता है को आयरन प्राप्त करने के लिए सांद्रित, निस्तापित और भर्जित अयस्क में कोक तथा चूना का पत्थर, अब देखिए यहाँ पर सांद्रित भी किया हमने, उसको निस्तापित किया और भर्जित किया। अब प्रगलन कराएंगे, उसी को प्रगलन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से समझिए आप लोग, यानी हीमेटाइट अयस्क है, सबसे पहले उसको सांद्रित करेंगे, ठीक है, फिर उसको निस्तापित करेंगे, फिर भर्जित करेंगे, फिर प्रगलन कराएंगे। कैसे कराएंगे? कोक तथा चूना पत्थर, यानी ये गालक है, ठीक है, गालक क्या है? चूना पत्थर है, इसी के साथ में उसका क्या करा देंगे? प्रगलन करा देंगे। जैसे Fe2O3 है, ठीक है, Fe2O3 बच्चा, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा? ठीक है, अब ये क्या काम करेगा? कार्बन के साथ में रिएक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये CO, ठीक है, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी CO बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये काम करेगा, ये जो ऑक्साइड है ये Fe2O3 फिर से रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? Fe बच जाएगा और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मुक्त कर देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपके लिए मस्ट है। इसमें जब आएगा प्रगलन में, I'm सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बात को समझ में आ रही है आप सभी को। प्रगलन में ये डेफिनेशन लिखनी है और ये उदाहरण लिखना है। फ्लक्स क्या होता है हमने बता दिया है कि वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें सरलता से गल कर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थों को धातु मल कहा जाता है, ठीक है। जो आराम से गलकर अलग हो जाएं उन पदार्थों को क्या कहेंगे? धातु मल बोलेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि धातु मल किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्षारीय गालक, एक होता है अम्लीय गालक। क्षारीय गालक क्या होता है? तो अयस्क में यदि अपद्रव्य अम्लीय प्रकृति के उपस्थित हो, यानी जो गंदगी हो वो अम्लीय प्रकृति की हो, तो अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है? MgCO3, ठीक है, MgCO3 एक क्षारीय गालक होता है। तब इसमें हम लोग कैसा मिलाते हैं? ठीक है, सॉरी, क्षारीय गालक है तो
ठीक है, यानी कि MgCO3 एक क्या है, क्षारीय गालक है। ठीक है, अब अम्लीय अशुद्धियाँ कैसी हैं बच्चे, अम्लीय हैं। SiO2 ये कैसा है हमारा, अम्लीय अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। ठीक है, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगी, मैग्नीशियम सिलिकेट, तो धातु मल का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या बना है, धातु मल बना हुआ है और CO2 के रूप में गैस बाहर निकल गई है। तो यहाँ पर ये गालक हो गया। ठीक है, ये गालक हो गया। कैसा गालक है, क्षारीय गालक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, इसी के अगले टॉपिक पर चलते हैं, अम्लीय गालक की ओर चलते हैं। तो अयस्क में यदि अपद्रव्य क्षारीय प्रकृति की मिली हो, जो अपद्रव्य यानी इम्प्योरिटीज जो हो वो कैसी हो, क्षारीय प्रकृति की हो, तब हम लोग कैसे गालक का प्रयोग करते हैं, अम्लीय गालक का। यानी अब बात को समझ लीजिए यहाँ पर पूरी, यानी उदाहरण क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 एक अम्लीय गालक होता है। यानी अगर विलयन में जो अशुद्धियाँ हैं वो क्षारीय हैं, ठीक है, क्षारीय प्रकृति की हैं, सॉरी क्षारीय प्रकृति की अगर हैं, ठीक है, तो कौन सा गालक, अम्लीय गालक। ठीक है, कौन सा गालक, अम्लीय गालक। अगर अम्लीय प्रकृति की हैं तो कौन सा गालक यूज करेंगे, क्षारीय गालक यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा गालक यूज कर लेंगे, क्षारीय गालक, ये याद रखिएगा। चलिए आपको उदाहरण के थ्रू याद कर लेना है सारी चीज़ें। देखिए SiO2 क्या है, एक अम्लीय गालक होता है, क्षार की अशुद्धि की है FeO होता है, आपस में मिलकर के धातुमल बना लेगा आयरन सिलिकेट, क्या बना लेगा, आयरन सिलिकेट बना लेगा। इसी तरीके से अम्लीय गालक, ठीक है, SiO2 है और CaO, ठीक है, कैसा है, क्षार की गालक है, आपस में मिलकर के धातुमल CaSiO3 यानी कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करेगा। ठीक है, ये चीज़ सभी को कंफर्म हो गया है। अब अगली स्टेप आता है अपचयन। ठीक है, अगला स्टेप क्या हो जाता है, अपचयन। तो अयस्क से धातु प्राप्त करने हेतु उसका अपचयन कराया जाता है। अपचयन प्रायः निम्नलिखित किसी एक विधि द्वारा करा दो, चाहे कोक द्वारा करा दो, चाहे एल्युमिनियम द्वारा करा दो, चाहे गलित अवस्था में करा दो। ठीक है, गलित अवस्था के वैद्युत अपघटन द्वारा करा दो। तो सबसे पहले कोक द्वारा देखते हैं क्या होता है। यह क्रिया प्रगलन के दौरान संपन्न हो जाती है। ठीक है, जब प्रगलन होता है पिछली वाली क्रिया तो तुरंत ही यह संपन्न हो जाती है। ऑक्साइड अयस्क का अपचयन मुख्य इसी विधि के द्वारा कराया जाता है, यानी जो ऑक्साइड अपचयन होता है, ठीक है, उसका जो अपचयन होता है वो इसी विधि कोक द्वारा ही कराया जाता है। ठीक है, आगे क्या है, एल्युमिनियम द्वारा। यह प्रक्रम गोल्ड स्मिथ यानी सोनार, ठीक है, थर्माइट प्रक्रम, इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रक्रम बोला जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः क्रोमियम और मैग्नीज, ठीक है, के निष्कर्षण के लिए कराया जाता है। आगे क्या है कि गलित लवण के वैद्युत अपघटन के द्वारा कैसे कराया जाता है। तो यह क्रिया क्षारीय धातुओं, क्षारीय मृदा धातुओं, एल्युमिनियम आदि अधिक अपक्रियाशील धातुओं के प्रक्रम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो आपने अभी तक देखा कि हमने सबसे पहले अयस्क को सांद्रित कराया, फिर उसको, ठीक है, धातु के निष्कर्षण के लिए उसके आगे स्टेप पर लेके गए। ठीक है, तो वहाँ पर सारे 3-4 स्टेप किया, आखिरी में अपचयन किया। अपचयन करने से अब हमारी जो है धातु मिल गई है। अब लेकिन जो धातु मिली है संभवतः अशुद्ध मिली होगी। ठीक है, अब उसको क्या कराया जाएगा, शुद्ध कराया जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा धातु का शोधन। ठीक है, धातु का शोधन कैसे करेंगे, यानी उसमें जो अभी भी अशुद्धियाँ मिली हुई हैं उन अशुद्धियों को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो अयस्क में से धातु के निष्कर्षण से प्राप्त धातु प्रायः अशुद्ध होती है, यानी इस तरीके से जो अब धातु प्राप्त हुई वो अशुद्ध धातु प्राप्त हुई। तो इसमें प्रायः गालक, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरन आदि सभी अशुद्धियाँ अभी भी मिली रहती हैं। तो किसी भी धातु के शोधन की विधि उसकी प्रकृति एवं उसमें उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अतः इसी हेतु भिन्न भिन्न प्रकार की जो विधियां होती हैं वो प्रयोग में लाई जाती हैं। इनमें विद्युत अपघटनी विधि सबसे मस्ट होती है। ठीक है, इस विधि से अत्यंत शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर विधि कौन सी विधि यूज करेंगे, विद्युत अपघटनी विधि यूज करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक मेथड यूज कर लेंगे। तो विद्युत अपघटनी विधि होती क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बारे में, पूरी चीज़ बात कर लेते हैं कि विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है। ठीक है, यानी गोल्ड, सिल्वर, निकेल, टिन, जिंक जैसी धातुओं का परिष्करण इस प्रक्रम से किया जा सकता है। अशुद्ध धातु को एनोड पर तथा शुद्ध धातु की पतली शीट को कैथोड पर बनाया जाता है। ठीक है, धातु के लवण के जलीय विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी
की कुंजी से जोड़ दिया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य में से शुद्ध धातु कैथोड पर आ जाती है और इतनी ही मात्रा में धातु एनोड की अशुद्ध धातु में से विद्युत अपघट्य में घुलने लगती हैं। इस प्रकार एनोड से धातु विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन के माध्यम से कैथोड पर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, जो अशुद्धियां होंगी वो कहाँ पर, कैथोड पर चली जाएंगी। ठीक है, ठीक है, इतनी ही मात्रा में जो धातु एनोड की अशुद्ध धातु में से, ठीक है, विद्युत अपघट्य में घुल जाती हैं। इस प्रकार एनोड से विद्युत जो धातु विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन के माध्यम से, ठीक है, कैथोड पर, ठीक है, कैथोड पर स्थानांतरित होने लगती हैं। विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड की तली पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे एनोड पंख बोला जाता है। यानी कि जो भी हमारे शुद्ध धातु होती हैं, ठीक है, तो चलिए इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको पूरा प्रक्रम को समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, एक ऑपरेटस इस तरीके से बना लिया जाता है जैसे कि ऑपरेटस सामने बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या काम करते हैं कि अशुद्ध धातु को एनोड पर, तो ये एनोड है, यहाँ पर अशुद्ध धातु रखी जाती है, यानी कि जो अब लास्ट में हमको धातु प्राप्त हुई है उसको यहाँ पर इसमें रख दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में, ठीक है, और शुद्ध धातु की एक पतली फीड कैथोड पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर कैथोड को मतलब माइनस बोल दिया जाता है और एनोड को प्लस बोल दिया जाता है। अशुद्ध धातु को यहाँ रखा जाता है। फिर क्या करा जाता है कि धातु के लवण के जलीय विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में, यानी धातु के लवण, यानी यहाँ पर हम लोग क्या भर देते हैं, एक विद्युत अपघट्य भर देते हैं। यानी विद्युत अपघट्य का मतलब जिनसे विद्युत को प्रवाहित किया जा सके। ठीक है, और क्या कर देते हैं, इनके दोनों छोरों को कुंजी से जोड़ देते हैं। कुंजी से यानी कि बिजली यानी बैटरी वगैरह से जोड़ दिया। ठीक है, अब विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर जो विद्युत अपघट्य में से शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित होने लगेगी। यानी जो ये कैथोड है इस पर क्या आ जाएगी, शुद्ध धातु आएगी। कब आएगी, जब अशुद्धियाँ विलयन में जाएंगी। बात को समझेंगे पूरा। ठीक है, जब अशुद्धियाँ विलयन में जाएंगी और विलयन में जाने के फलस्वरूप जो धातु है वो कैथोड पर आके इकट्ठा हो जाएगी और जो अशुद्धियाँ हैं वो विलयन के नीचे अपद्रव्य यानी एनोड पंख के रूप में नीचे तलहटी में इकट्ठा हो जाएंगी। ठीक है, फिर से समझिए, देखिए एक पार्ट को एनोड बना लेते हैं, एक पार्ट को कैथोड बनाते हैं। एनोड को प्लस बोल दिया जाता है, कैथोड को माइनस बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अशुद्ध धातु को एनोड पर लगाते हैं और शुद्ध धातु हमको कहाँ प्राप्त होगी, अभी नहीं प्राप्त हुई, शुरू में नहीं प्राप्त हुई है लेकिन प्राप्त होगी। फिर इनको क्या करते हैं, दोनों को बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया गया, अब बैटरी प्रवाहित करा दिया गया, बैटरी को स्टार्ट कर दिया गया और इस विलयन में क्या भरा हुआ है, इस विलयन में विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। विद्युत अपघट्य का मतलब क्या है कि जिनसे विद्युत प्रवाहित हो सके। ठीक है, अब जैसे विद्युत अपघट्य मतलब इसमें विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। ठीक है, बिजली को स्टार्ट किया, बैटरी को चालू किया, तो ये अशुद्ध धातु जो है ये यहाँ पर आकर के इस विलयन में घुलेगी। अब इस विलयन में जैसे घुलेगी तो ठीक है, तो होगा क्या, जो धातु होगी, ठीक है, अब ये धातु जो होगी वो कहाँ पर, शुद्ध कैथोड यानी कैथोड पर चले जाएगी शुद्ध धातु, और जो अशुद्धियाँ होंगी वो अपद्रव्य के रूप में एनोड पंख पर आ जाएंगी। ठीक है, जिसे क्या बोल दिया जाएगा, एनोड पंख, यानी जो अशुद्धियाँ होंगी वो एकदम नीचे आकर के इकट्ठा हो जाएंगी तलहटी में। ठीक है, जिसको क्या बोल दिया जाएगा, एनोड पंख बोल दिया जाएगा। आप सभी को क्लियर हो गया है, बताएं, सभी को क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई। चलिए आगे देखते हैं। आगे संक्षारण की बात कर लेते हैं। संक्षारण क्या होता है, तो लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में, ठीक है, आर्द्र वायु यानी जिसमें पानी की मात्राओं के संपर्क में रहने से जो लोहा है, जैसे कुछ धातुएं जो होती हैं उनके ऊपर एक पतली परत, ठीक है, वायु में उपस्थित जल अन्य फरी गैसों से या फिर अम्ल से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण कर लेती हैं, तो धातु की चमक भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। प्रायः परत धीरे धीरे सड़ने गलने लग जाती है। इस प्रक्रम को क्या बोल दिया जाता है, संक्षारण बोल दिया जाता है। ठीक है, तो लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने से कापर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, यह हरा जो पदार्थ होता है वो कापर कार्बोनेट का होता है। किसका होता है, कापर कार्बोनेट का होता है। वायु में उपस्थित जो नमी होती है वह नमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके कापर कार्बोनेट का निर्माण कर लेता
है। ठीक है, इसी प्रकार सिल्वर, ठीक है, की वस्तु में वायु में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया करके सल्फर सल्फाइड की परत काली बना लेती हैं, यानी जो सिल्वर होती है उसमें काली काली परत हो जाती है, किसके कारण? ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बन जाती है। ठीक है, और लंबे समय तक आर्द्र वायु में जो लोहे का लाल रंग होता है वो कैसा हो जाता है? भूरे रंग में पत्र की पदार्थ की परत बना लेता है, जिसे क्या कहा जाता है? जंग कहा जाता है। इस परत को आसानी से खुरचा जा सकता है। जंग का मुख्य घटक हाइड्रेटिक, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3.X ठीक है होता है। सामान्यतः इसकी अभिक्रिया को इस प्रकार में दिखा सकते हैं, जो आयरन होता है इसके साथ में ऑक्सीजन की संपर्क करा देंगे, ठीक है, और जल से संपर्क करा के क्या बना लेगा? जल का निर्माण कर लेगा। ठीक है, जंग का निर्माण कर लेगा। ठीक है, जब यह परत काफ़ी मोटी होती है तो यह गिरने लगती है, झड़ने लगती है, क्योंकि यह मुलायम हो जाती है। इस प्रकार आयरन की भीतरी परत आर्द्र वायु के संपर्क में आने लगती है। धीरे धीरे आयरन की वस्तुओं की शक्ति क्या हो जाती है बच्चा? कम होने लगती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि लोहे पर जंग लगने की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कैसे कैसे मतलब इसमें क्या होगा? जंग लगने की परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो 3 परख ले लीजिए इसमें। ठीक है, तो ABC 3 परख ले लिया, जिसको नाम दे दिया ABC। ठीक है, आगे क्या बोला गया इसमें कि प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की कील डाल देते हैं। परख नली A में थोड़ा सा जल डालकर इसमें से कार्क से बंद कर लिया जाता है। थोड़े से आश्वित जल को उबालकर इसमें विलीन वायु निकाल दिया जाता है। परख नली B में यह जल डालकर 1 मिलीलीटर मतलब, ठीक है, तेल डालकर कॉर्क से बंद कर दीजिए। ठीक है, इस परख नली में तेल जल पर तैरने लगता है। ठीक है, तेल क्या होता है? जल पर तैरने लगता है। अब और परख नली में उपस्थित वायु के संपर्क में कीलों को बचाता है। ठीक है, क्योंकि यह वायु को जल में विलीन होने से रोक देता है। परख नली C में थोड़ा सा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर कार्क से बंद कर दिया जाता है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड परख नली की वायु की आर्द्रता को सोख लेता है। इन परख नलियों में को कुछ दिन स्टैंड में लगे रहने दें, फिर इनका क्या करेंगे? हम लोग परीक्षण करेंगे। तो चलिए परीक्षण कर लेते हैं। जैसे ये क्या है? ये तीनों चीज़ें हमको दिखाई पड़ रही हैं, तीनों कंडीशन दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, एक परख नली, B परख नली और C परख नली, तीनों परख नलियाँ दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, पहले समझेंगे हर चीज़ को। ठीक है, लिखा हुआ है कि परख नली A की कीलें जल और उसमें विलीन वायु के संपर्क में रहती हैं। भाई सीधे रहती हैं, भाई जल में इसमें भी डाला गया है और सीधे वायु भी जो इसमें वो भी उसके संपर्क में रहती है। ठीक है, अब परख नली B की कीलें केवल शुद्ध जल के संपर्क में रहती हैं और परख नली C की कीलें केवल शुष्क जल, ठीक है, शुष्क जल के संपर्क में वायु के संपर्क में रहती है। हम देखते हैं कि केवल परख नली A की कीले में जंग लग जाता है। यह क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकलता है कि लोहे में जंग लगने के लिए जल और वायु दोनों आवश्यक होते हैं। ठीक है, जंग लगने के लिए जल और वायु दोनों आवश्यक होता है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक चीज़ से ही काम चल जाएगा, दोनों चीज़ आवश्यक होता है। केवल शुष्क वायु या फिर वायु रहित जंग लगने का कोई कारण नहीं होते। केवल अगर हवा है, जल नहीं है तो भी जंग नहीं लगेगा, या फिर केवल जल है, हवा नहीं तो भी जंग नहीं लगेगा। यानी दोनों चीज़ें मस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं संचारण से सुरक्षा कैसे करेंगे। तो संचारण से वायु की चमक समाप्त हो जाती है तथा इसकी शक्ति को कम कर देती है। तो इसकी सुरक्षा निम्नलिखित आगे दिए गए हैं कि कैसे कैसे सुरक्षा करेंगे। सबसे पहले क्या है? पेंट लगा देंगे, धातु की परत पर पेंट लगा दो। ठीक है, या फिर धातु की सतह पर ग्रीज लगा दो। ठीक है, या फिर धातु की सतह पर संचारण मुक्त कोई भी धातु की परत चढ़ा दो। तो यहाँ पर ये बात कर लेंगे कि निकिल, क्रोमियम, टिन आदि धातु का संचारण नहीं होता है। जो निकिल होती है, क्रोमियम, टिन आदि जो धातुएं होती है, इनका संचारण नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफ्लेटिंग विधि द्वारा लोहे के बने साइकिल के हैंडल, कार के बम्पर आदि क्रोमियम की परत चढ़ा दिया जाता है, जिसे क्रोमियम, ठीक है, लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रोमियम लेपन कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि रसोई के बर्तन पर प्रायः निकल लेपन किया जाता है। ठीक है, जो रसोई के बर्तन होते हैं उस पर निकिल की लेपन कर दिया जाता है, जैसे कनस्तर, डिब्बों आदि पर टिन लेपन कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर अगली विधि इसमें आती है एनोडीकरण। ठीक है, अगली विधि आ जाती है इसमें एनोडीकरण। क्या होता है? यह एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया होती है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत बन जाती है। ठीक है, एल्युमिनियम पे क्या होती है? ऑक्साइड की परत बन जाती है।
Al2O3 की यह परत Al को संक्षारण होने से बचा लेती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। तो एनोडीकरण के लिए Al की एक साफ वस्तु को एनोड, ठीक है, Al की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में इसका विद्युत अपघटन करा दिया जाता है। एनोड पर उपस्थित जो O2 गैस होती है वो Al के साथ में अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड की मोटी सी परत बना लेती है, ठीक है। तो इसे एनोडीकरण बोला जाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर में आता है कि एनोडीकरण किसे बोला जाता है, ठीक है। यह दलेपन की बात कर ले, जिंक कोडिंग की बात कर लें। यह विधि लोहे पर जिंक की धातु मतलब चढ़ाने में काम होता है। तो लोहे के पाइप, तार, शीट आदि यफ दलेपन किया जाता है, यानी इसके ऊपर यफ दलेपन यानी जिंक की कोटिंग किया जाता है। जिंक लोहे की अपेक्षा अधिक विद्युत धनात्मक धातु है, ठीक है। जिंक जो होती है वो अधिक विद्युत धनात्मक धातु होती है, ठीक है। जस्ते की परत समय बीतने पर नष्ट हो जाती है, किंतु इसकी बहुत पतली परत शेष रहने पर यह लोहे को संक्षारण होने से भी बचा सकती है, ठीक है। लोहे को मतलब वैसे तो समय बीतने पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसकी अगर छोटी सी भी परत उसके ऊपर है, पतली सी भी परत उसके ऊपर है, तो संक्षारण नहीं होने देगी, ठीक है। आगे क्या है कि लोहे की परत पर जस्ते की पतली परत के लेपन को क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो लोहे की सतह पर जस्ते की पतली परत को क्या बोल दिया जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। यह जलेपन के लिए पिघले हुए जस्ते से लोहे की वस्तुओं को डुबो दिया जाता है, ठीक है। मतलब क्या होगा? पिघले हमारे पास जस्ता जो जिंक होगा उसको पिघला लेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे? लोहे की वस्तुओं को डाल देंगे, ठीक है। इसे ही क्या बोला जाता है? यफ्दलेपन बुलाया जाता है। तो आजकल जो यफ्दलेपन होता है वो इलेक्ट्रोफ्लेटिंग किया जाता है। कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रोफ्लेटिंग किया जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेंगे, यहाँ पर मिश्रात्वन की बात कर लेंगे, एलॉइंग की बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये एलॉइंग क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संक्षारण से सुरक्षा के लिए लोहे में अन्य धातुएं आधातुएं मिलाई जाती है, ठीक है। संक्षारण यानी उसको बचाने के लिए लोहे में कई सारी धातुएं मिला दिया जाता है, जैसे दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं या मिश्र धातु एलॉय बोलते हैं, ठीक है। मिश्र धातु या फिर एलॉय बोला जाता है, ठीक है। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है, ठीक है। एलॉय तैयार करने के लिए, मिश्र धातु तैयार करने के लिए जो भी हमारी मूल धातु होती है उसको गलित अवस्था में लाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया जाता है कि दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में इसमें मिला दिया जाता है, यानी कि जो भी तत्व को हमको, ठीक है, जिसके मतलब जिसमें मिलाना है तो उस मूल धातु को गलित अवस्था में लाएंगे। उसके बाद में जिस भी दूसरे तत्व को मिलाना है उसको एक निश्चित अनुपात करके उसमें विलीन कर दिया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीत की यानी ठंडा किया जाता है, ठीक है। यदि मिश्रित किया जाने वाला तत्व धातु है तो उसे भी पिघला करके उसी में मिला दो। अगर धातु है तो आराम से उसी में मिला दो, जो मूल धातु है उसी में मिला देते हैं। यदि मिश्रित किया जाने वाला पदार्थ जो है हमारा वो क्या है? अधातु है, तो इसके गुणों के अनुसार बारीक उसको पीस करके फिर उसमें मिला दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया है, ठीक है। इससे क्या बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। इसमें होता क्या है? आयरन होता है 73%, क्रोमियम होता है 18%, निकिल होती है 8%, कार्बन होता है 1%, ठीक है। और आपने देखा होगा कि इससे घरेलू बर्तन है, आभूषण है, शेविंग ब्लेड है आदि सभी बनाए जाते हैं। घरेलू बर्तन में जैसे कोई भी जैसे बर्तन हो गया, जैसे थाली हो गया, कटोरी, चम्मच, ये सारी बनाए जाते हैं। आभूषण भी इसी से बनाए जाते हैं, ठीक है। शेविंग ब्लेड भी इसी से बनाए जाते हैं। शुद्ध सोना भी काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह प्रयुक्त नहीं होता है। यानी शुद्ध सोना जो होता है वो बहुत ही नरम होता है, इसलिए इससे मतलब आभूषण बनाया नहीं जा सकता है, चूँकि टूट भी सकता है, आसानी से टूट जाता है। तो इसे कठोर बनाने के लिए चांदी या फिर तांबा मिला दिया जाता है, ठीक है। यानी उस जो हमारा आभूषण है उसको कठोर बनाने के लिए, ठीक है, चांदी या फिर तांबा मिला दिया जाता है। तो भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिला दिया जाता है, ठीक है। अब जो कहते नहीं कि 22 कैरेट है तो उसमें मतलब शुद्ध तो 24 कैरेट का होता है, लेकिन 22 कैरेट में यानी 22 भाग में अगर 2 भाग क्या मिला दिया जाता है? तांबा या फिर चांदी मिला दिया जाता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? 22 कैरेट। और जो कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड है, ठीक है, तो 100% शुद्ध होता है, ठीक है। यानी कि अगर 22 कैरेट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर सोना कितना होगा? 91.67% सोना होगा, ठीक है।
91.61% क्या होगा, सोना होगा। तो ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर कुछ चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, बस ठीक है। अब ठीक है, इतना ही आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट था आज का सेशन। आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अभी भी बच्चे जो नहीं देख पाए हैं वे देख सकते हैं। ठीक है, PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं अभी सेंड कर दूँगा, तब तक के लिए आप सभी लोग को इंतज़ार रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो आप सभी लोग अच्छी लगी है तो कमेंट में कमेंट करके जाइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो कमेंट में सभी लोग कमेंट करिएगा, जिससे कि जानकारी मिले कि आखिर में ऐसा कौन सा चीज़ जो आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, आज का वीडियो लास्ट था इस चैप्टर का वीडियो। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर चलूँगा, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अगर इससे कोई भी आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब चलते हैं। गुड बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।